तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल विथ आईमेट। तो जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी की डेट्स आ चुकी है। हम आपके लिए हर रोज़ शाम में वीडियो लेके आ रहे हैं। तो अब पॉलिटी ऑलमोस्ट हो चुका था, सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो अब हम आपके लिए लेके आए हैं आईआर, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉपुलर डिमांड पे। इसके साथ साथ जो बाकी वीडियोज़ हम लेके आ रहे हैं आपके यूपी पीसीएस प्री के लिए, जहाँ पे हमने 75 डेज़ चैलेंज लिया हुआ है, तो वो तो हम आपके लिए लेके आने ही वाले हैं। साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएस आपका है 6 दिसंबर को, और बीपीएससी है आपका 25 अक्टूबर को। तब तक आपको मेंस की भी तैयारी कर लेनी है। टाइम टेबल के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए बच्चों, कि अभी तो चल रहा है आपका अगस्त, 15 अगस्त, ऑलमोस्ट क्या 15 अगस्त ख़त्म ही हो गया है। तो अब आपको क्या करना है कि अगस्त से लेके सितंबर तक, 25 सितंबर तक आपको मेंस रेडी होना है, ठीक है। और मेंस रेडी होने के बाद इसके बाद 25 सितंबर से 25 अक्टूबर आप प्री के लिए लगेंगे, अगर आपका बेसिक्स तैयार है तो। और फिर अक्टूबर में देने के बाद फिर आप यहाँ भी प्री के लिए लगेंगे, तो मेंस के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो अभी हम मेंस की तैयारी करते हैं, ठीक है। मेंस के कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। मेंस का एक अलग से प्लेलिस्ट बना देते हैं हम कुछ ही दिन में, आज या कल में, तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जो कि आईआर का टॉपिक होता है। पेपर 2 में आप यूपी पीसीएस में देखने वाले हैं इसको, ठीक है। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में। आपसे बोला जाता है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं उनसे क्या रिलेशंस हैं और बाकी कंट्रीज़ से क्या रिलेशन है, तो कैसे लिखा जाएगा आज उसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड स्ट्रक्चर देखते हैं, किस तरीके से आंसर लिखना है आपको। सबसे पहले आप इवोल्यूशन बताएंगे कि इनिशियली क्या रिलेशन था, फिर बाद में क्या रिलेशन हुआ। और इंडिया की जब भी आप बेसिकली बात करेंगे ना, इंडिया की बात 1947 से होगी, ठीक है। 1947 से क्यों होगी भाई, क्योंकि उसके पहले तो इंडिया आज़ाद ही नहीं था। उसके पहले इंडिया जब आज़ाद नहीं था तो इंडिया खुद से तो रिलेशन बना नहीं सकता, और जब इंडिया खुद से रिलेशन नहीं बना सकता तो इंटरनेशनल रिलेशन की बात करने का मतलब ही नहीं होता है। फिर पिलर्स की बात करेंगे, किस किस चीज़ पे बेस्ड है। फिर कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि क्यों हम कर रहे हैं, फिर क्या चैलेंजेस हैं और वे फॉरवर्ड है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर होगा आंसर लिखने का। अब आइए बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो 1947 से स्टार्ट होता है। 1947 से 1962 में एनएम चला था। एनएम मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इंडिया तुरंत आज़ाद हुआ था और वर्ल्ड वॉर 2 भी ख़त्म हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 कब ख़त्म हुआ था बच्चों, वर्ल्ड वॉर 2 कब ख़त्म हुआ था, 1935 से स्टार्ट हुआ था, 39 से स्टार्ट हुआ था, है ना। तो ख़त्म हुआ था वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर चल रहा था। तो लोगों ने कहा कि तुम किसके साइड हो गए, यूएसए की यूएसएसआर की साइड हो गए, क्योंकि यही दो मेन ब्लॉक्स थे, मेन पावर्स थी जो उस वक्त बची थी। तो इंडिया ने कहा भाई देखो अभी हम आज़ाद हुए, अभी हम किसी के साइड नहीं रहेंगे, ना तुम्हारे साइड ना तुम्हारे साइड, हम न्यूट्रल स्टैंड करते हैं। और वही था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ऑप्टिमिज्म। फिर 1962 से, पर इन्होंने ये भी कहा था कि हम रहेंगे किसी के साइड नहीं, पर हम पे कोई अटैक करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक। फिर 1962 से 1971 पे डिफेंस पे फोकस किया गया, क्योंकि 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ था, ठीक है, जिसमें हम हार गए थे, हमें अक्साई चीन देना पड़ा था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आप देखेंगे, मेरा मैप अभी बहुत बढ़िया नहीं है, अभी प्रैक्टिस चल रही है, तो यहाँ पे अक्साई चीन है, ठीक है। फिर 1971 से 1991 में हम यूएसएसआर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हुए थे। क्यों शिफ्ट होना स्टार्ट हुए थे, क्योंकि अभी तो कारगिल वॉर नहीं हुआ था, कारगिल वॉर इसके बाद है, बट यूएसएसआर ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। यूएसएसआर हमेशा हमारा से दोस्त रहा है, इसीलिए आज भी हम रशिया को सपोर्ट करते हैं कहीं ज़रूरत होती है तो। फिर 1991 से 2014 तक एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्रोथ, ठीक है, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। और फिर 2014 के बाद से मल्टी अलाइनमेंट चल रहा है, पिलर्स एंड आउटरीच चल रहा है। अब 2014 के बाद की जब आपसे बात होगी तो आप क्या क्या लिखेंगे। मल्टी अलाइनमेंट की बात करेंगे कि अब ऐसा तो है नहीं कि या फिर हम सिर्फ यूएसए को करें या यूएसएसआर को करें, हमको सबको लेके चलना है, तो मल्टी अलाइनमेंट। फिर नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे, असर्टिव प्लस कोलैबोरेटिव, मतलब हार्ड पावर प्लस सॉफ्ट पावर। फोर्स फॉर ग्लोबल गुड, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, बाकी लोगों पे भी ध्यान दे रहे हैं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ग्लोबली जो साउथ में, मतलब ओवरऑल साउथ में जो सबसे फेमस कंट्री है, जो सबसे पावरफुल कंट्री मानी जा रही है, दैट इज़ इंडिया। तो हम ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। सब रीजनल कोऑपरेशन पे ध्यान देते हैं। डाइस्पोरा आउटरीच हमारा बहुत ज़्यादा है। डाइस्पोरा का मतलब होता है जो इंडिया के लोग बाहर जाते हैं ना, देश के बाहर जा रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में जा रहे हैं, तो वो हमारा डाइस्पोरा है कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं। जैसे
आप सुंदर पिचई का नाम जानते होंगे, तो सुंदर पिचई कहाँ से? इंडिया से भाई, IITian है वो। तो ऐसे कई सारे लोग इंडिया में पढ़ के, इंडिया में उनके फैमिली बैकग्राउंड है, रूट से वो बाहर जाते हैं तो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। तो हमारा डायस्पोरा आउटरीच बहुत ज़्यादा है। आप देखते होंगे कि जब बराक ओबामा इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने भी इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था। फिर लेवरेजिंग नॉन स्टेट एक्टर्स, कई सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनको भी हम लेवरेज करते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर फ्रेमवर्क की। फॉरेन पॉलिसी के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे पहला है पंचशील प्रिंसिपल। पंचशील प्रिंसिपल का ट्रिक क्या है? करीब करीब इंडिया प्लस चाइना के 5 प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें पीसफुल को एग्जिस्टेंस था, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, सी से को एग्जिस्टेंस, ए से एग्रेशन, एग्रेशंस का मतलब नॉन एग्रेशन याद रखिएगा, एग्रेशन नहीं। फिर आर से रिस्पेक्ट, किस चीज़ की? टेरिटरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की। फिर आई से इंटरफेरेंस, मतलब नॉन इंटरफेरेंस, कि तुम नहीं करोगे उंगली, हम भी नहीं करेंगे। और बी से बेनिफिट, मतलब इक्वलिटी एंड कोऑपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। दूसरा था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 1961 में। ये करीब, ये तो रहेगा ही, इसके साथ हाइड भी रहेगा। हाइड क्या था? डीकोलोनाइजेशन होगा, ह्यूमन राइट्स पे ध्यान दिया जाएगा, इंटरनेशनल लॉ और इकोनॉमिक ऑर्डर पे हम ध्यान देंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई कष्ट परेशानी दुख दर्द पीड़ा होगी तो हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, एच से ह्यूमन राइट्स हो गया, आई से इंटरनेशनल लॉ हो गया, डी से आपका डीकोलोनाइजेशन और ई से इकोनॉमिक ऑर्डर। फिर आता है आपका गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन में दिमित्री एक, अगर आपने मार्वल की मूवी देखी होगी तो उसमें दिमित्री बोलते हैं। तो डी से डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एम से म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सेम टेरिटरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, आई से वापस से नॉन इंटरफेरेंस और टी आर से नो टेरिटरी ऑफ एनी साउथ एशियन स्टेट टू बी यूज्ड अगेंस्ट एनी अदर स्टेट, और आर से नॉन रेसिप्रोकल मैग्नानिमिटी। फिर आता है सिग्निफिकेंस और रेलेवेंस या चैलेंजेस। सिग्निफिकेंस में आपको याद करना है वर्ड शांति। शांति, एस से स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, एच से ह्यूमन वैल्यूज़, ए से एंटी ब्लॉक न्यूट्रलिटी, एन से नेबरहुड स्टेबिलिटी, टी से ट्रस्ट बिल्डिंग और आई से इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और चैलेंजेस में याद आप क्या करेंगे? घटिया। चैलेंजेस बहुत घटिया हैं। सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर आसपास हमारा दोस्ती यारी रहेगी तो जीवन में शांति रहेगी। चैलेंज घटिया है बहुत। क्या क्या है? जियो पॉलिटिसाइजेशन, एच से हार्ड पावर, ए से एलिनेशन, अलग अलग हो जाएंगे, ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एम्बिग्विटी। बच्चों, अगर इससे आपको फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तभी हम आगे का लेके आएंगे, क्योंकि हमें भी कमेंट्स आते रहेंगे, आप बताते रहेंगे आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा इसको बनाने का, ठीक है। ये आपका बेसिक आंसर का ट्रिक है। अब वे फॉरवर्ड कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? रीडिफाइनिंग द फॉरेन पॉलिसी इज़ द नीड ऑफ द आवर in order to fulfill India's long-standing dream of development without distraction। तो आज के लिए इतना ही। कल से मिलेंगे हम अलग अलग टॉपिक पे, मेंस लेके पहले IR को ख़त्म करेंगे। टिल देन साइनिंग ऑफ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कि आपको कैसा लगा।